नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि कहानी की शुरुआत तो एक पिक्चर से होगी, लेकिन इसके माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी कि यहूदियों में या फिर ये कहिए कि इजराइलियों में जर्मन्स को लेकर या हिटलर्स को लेकर के जो भाव है वो किस लेवल का है, और हिटलर नाम सुनते ही उनके अंदर कौन सी बैकग्राउंड में पिक्चर्स चलने लगती हैं। ऐसा क्या हुआ था हिटलर के द्वारा यहूदियों के साथ, ज्यूज के साथ, कि जिसके शब्द भर के चर्चा आ जाने पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, बेहतरीन सेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस सेशन को साथियों से साझा कर दें। एक भारतीय फिल्म हाल ही के अंदर अमेजन प्राइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है बवाल। बवाल फिल्म के अंदर दो कलाकार हैं जिनमें वरुण धवन आपको दिखाई दे रहे हैं, जानवी कपूर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिल्म की पटकथा क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा इसमें, लेकिन ब्रीफ में इतना सा जान लीजिए कि ये एक हिस्ट्री टीचर का रोल निभा रहे हैं और जानवी कपूर उनकी प्रेमिका का और पत्नी का रोल निभा रहे हैं। हिस्ट्री टीचर के नाम पर ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन स्थानों पर जा करके वरुण धवन उस जगह का महत्व अपने विद्यार्थियों को, जो कि इंडिया में है, उन्हें वो जा करके बता रहे हैं। जस्ट लाइक ए व्लॉगर। जैसे अगर आप समझें कि अगर मुझे लगता है कि इस जगह के बारे में आपको कोई जानकारी देनी है, वहां जाकर के मैं आपको पूरी जानकारी वहां की दूं, दैट लाइक ऑफ काइंड जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, यानी कि वरुण धवन और जानवी कपूर इस फिल्म के जो किरदार नायक नायिका हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपके लिए जानने का विषय नहीं है, उसके लिए आप फिल्म तलाशें। लेकिन हां, ये एक हिस्ट्री टीचर के रूप में है और दुनिया भर की चीजें घूमते हुए बता रहे हैं, और उसी बीच में ये पहुंच जाते हैं एक ऐसे स्थान पर पोलैंड के अंदर जहां पर बड़ी संख्या में यहूदियों को यातना दी गई थी, लाखों की संख्या में यहूदियों को मारा गया था हिटलर के द्वारा। तो जब ये पहुंच करके उस जगह के बारे में अपने वीडियो में जानकारी देते हैं, जब ये बताते हैं कि यह जगह कैसी है, क्या इस जगह के अनुभव हैं, बस उसी रेफरेंस को लेकर के यह इजराइल के द्वारा विरोध किया गया है। यानी एक प्रकार से इनका रेफरेंस लिया जाना उस घटना का, उस पर इजराइल ने विरोध किया है। तो अब कथा को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि वो घटना क्या है जिसके विरोध पर इतना बवाल कटा है। ठीक है, तो नायक नायिका से आपकी पहचान हो गई। इसके साथ साथ 21 जुलाई को ये फिल्म वो हुई। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप जाकर फिल्म देखें, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि ये एक फिल्म है जो कि अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। लेकिन सुर्खी में बन गई बवाल की कंट्रोवर्सी, क्योंकि इजराइल की एम्बेसी ने कहा कि डिस्टर्ब्ड हैं वो इस बात को देखकर कि यहां पर होलाकॉस्ट को, यानी यहूदियों को यातना देकर मारने की घटना को रेफरेंस में लिए जाने से मूवी के अंदर वो परेशान हैं, है ना। तो रेफरेंस पर क्या किया गया है, किस तरह से, तो ये सारी सुर्खियां बनती हैं। इसी कारण से हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो आप सब जगह देख सकते हैं, यहां पर ये बढ़िया सुर्खी इसने प्राप्त की है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया, उसके अंदर फिल्म की जो पुरानी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। तो इसमें जानवी कपूर एक सीन के अंदर एक शब्द यूज कर रही हैं, ऑशविट्स। अब इसको थोड़ा बोलना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ा टफ टास्क है। एवरी रिलेशनशिप गोज थ्रू देयर ऑशविट्स। अब ये ऑशविट्स क्या है? असल में एक यातना कैंप है जिसके अंदर लाखों लोगों का नरसंहार हुआ है। कहां स्थित है? वर्तमान में पोलैंड के अंदर स्थित है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहां पर हिटलर के द्वारा यहूदियों को लाकर के गैस चैम्बर में घोट घोट कर मारा गया। कहा जाता है कि लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था, जिस घटना को होलाकॉस्ट कहा जाता है। तो इस शब्द के उपयोग से कि एवरी रिलेशनशिप गोज थ्रू देयर ऑशविट्स, तो ये शब्द जो है ना कि अपने हर रिलेशन के अंदर एक ऐसा दौर आता है, तो ये जो शब्द है इस रेफरेंस से वो परेशान है। इसी बात पर नायर गिलोन, जो भारत के अंदर इजराइल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने लिखा कि आई डिड नॉट एंड विल नॉट वॉच द फिल्म बवाल, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव रीड देयर वाज ए पुअर चॉइस ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड सिंबोलिज्म। ट्रिबलाइजेशन ऑफ होलाकॉस्ट शुड डिस्टर्ब ऑट, यानी कि एक तरह से शब्द के रूप में होलाकॉस्ट का उपयोग किया जाना। इसको आप ऐसे समझिए भाई, जो शब्द यूज किया गया है ऑशविट्स, अब सुनकर के ऐसा लगा कि हर चीज को बड़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जैसे अपने कहते हैं कयामत की रात, रिश्तों में कयामत आती ही है, ये कयामत का दिन है, ऐसे शब्द यूज करते हैं। लेकिन असल मायने में हमने कयामत को कभी रियल सेंस में फील नहीं किया कि कयामत कहां किसको जाएगा। कयामत का मतलब हुआ कि वो समय या वो दौर जिस समय पर सारी चीजें एकदम अपोजिट गिरने लगेंगी, यानी कि एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, दैट इज कयामत। अब उस कयामत के लेवल पर यहां पर अगर बात हो रही है कि कह रहे हैं कि ऑशविट्स शब्द तो यूज कर लिया, लेकिन आप इसकी ग्रेविटी समझते हो? आपके लिए तो एक शब्द हो गया, लेकिन यह शब्द इतना लाइटली लिए जाने का नहीं था। भाई आपके लिए यह बुरा वक्त है, यह बुरा दौर है, समझ में आता है, लेकिन
आपने फिल्म के अंदर जो शब्द यूज किया, जैसे आप ऐसे समझिए, कई बार हम, है ना, कोई भी चीज को रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, है ना, रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा, रामचंद्र कहेगा इसिया से, है ना। तो अब यहां पर कौवा मोती खाएगा, कौवा का मतलब यहां पर रेफरेंस लिया जा रहा है बुरे लोगों से, मकौवे मोती खाएंगे और हंस चुगेगा दाना पानी, अच्छे लोग केवल गुजर बसर करेंगे। ये जो कथन है इसमें क्या किया गया, किसी का रेफरेंस यूज किया गया, कौवा बुरे लोगों को, हंस अच्छे लोगों को, भगवान राम और सीता के बीच की बातों को कह दिया। एग्जैक्टली नायर गिलोन ने कहा कि आपने जिस तरह से शब्द यूज किया है ना, ऑश्विच, ये इतना आसान भाषा में यूज कर लिया कि हर रिश्ते को ऑश्विच से गुजरना पड़ता है। भैया ये इतनी छोटी चीज नहीं है जितना तरीके से आपने दिखा दिया। इनका कंसर्न है कि ये चीज इतना आम बोलचाल की भाषा में नहीं आनी चाहिए, ये दुनिया का बहुत ही डार्केस्ट फेज है जिसे दुनिया को याद करते ही डर होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक सीन के अंदर वरुण धवन कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और छोटा सा सीन है, पूरी फिल्म अगर आप देखेंगे मुश्किल से कुल मिलाकर 5 मिनट का भी सीन नहीं है ये पूरा जिसपे बवाल कटा है। और इसमें वी ऑल टू आर ए लिटिल लाइक हिटलर आंट वी, वरुण धवन हिटलर के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हम सब के अंदर थोड़ा बहुत हिटलर होता है। अब देखिए आज जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं कि किसी को भी अगर आप डिक्टेटर की परिभाषा देना चाहते हैं तो शब्द यूज करते हैं, हिटलर क्यों हो रहा है, ये तो मेरे लिए हिटलर की तरह काम कर रहा है। हमारे यहां पर आम बोलचाल में उसको यूज किया गया है, लेकिन हिटलर शब्द अपने आप में कितनी बड़ी गाली है ये यहूदियों से पूछो, यहूदियों के नाम पर इजराइल से क्यों पूछो, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में जो यहूदी रहते हैं वो इजराइल में रहते हैं। इस फिल्म के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर इन दोनों को इमेजिन करके दिखाया गया है। यह दिखाया गया है कि कंसंट्रेशन कैंप में जहां पर ये लोग रह रहे थे जिनकी हत्या की गई यहूदियों की, उन्होंने कैसा फील किया होगा, यह सब दृश्य यहां पर दिखाने का छोटा सा प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इस बात के ऊपर यहां तक चर्चा हो रही है कि अमेजन प्राइम से इस फिल्म को हटा दिया जाए, यहां तक चर्चा हो रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई जिसमें लोगों ने कहा, कुछ का कहना है कि भाई हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा इस बात को इस तरह से लेने की जरूरत थी, क्योंकि फिल्म ने बड़े अच्छे से उस भाव को बताने का काम किया है। इजराइल क्या चाहता है, उस घटना की ज्यादा रेस्पेक्ट हो, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया है वो इस बात को लेकर के बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इतनी बड़ी घटना थी, उसको इतना लाइटली नहीं दिखाना चाहिए था, और कुछ लोगों का कहना है कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है किसी ने कि जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे दें आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जब इसके फिल्म के निर्माता हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑश्विट्ज जो सीक्वेंस है जिस तरह से लोगों ने देखा वह निराशाजनक है। किसी भी तरह से हमने असंवेदनशील होकर के इसका काम नहीं किया है। हमने अज्जू और निशा जो फिल्म के कलाकार हैं उनको ऑश्विट्ज में जो कुछ देखा उसको पूरी तरह से परेशान और उन्होंने प्रभावित होकर उसे दिखाया है। इवन कलाकार को वो दृश्य फिल्माते हुए रोता हुआ भी दिखाया है। साथियों ये वो दृश्य है जिसके लिए आप सबको अंदर से एक संवेदना पैदा होती है और आप जानकर आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान परेशान हो निराश होते हैं जब आपको ये चप्पलें जूते दिखाई पड़ते हैं। आपको पता है ये क्या प्रमाण है? जैसे भारत के अंदर जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसमें जो चप्पल जूते पगड़ियां कपड़े पड़े रह गए थे वो दर्शाता था कि कितना बुरी तरह से एक दौर आया होगा। एग्जैक्टली ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है चप्पल जूतों का, ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी संख्या में ये जो शूज स्लीपर्स पड़े हुए हैं ये उस जगह पर है जहां पर यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। ये वो जगह का सीन है। यही कारण है कि यूएन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 27 जनवरी 1945 अपने आप में वो दिन जिस दिन बचे हुए यहूदियों को बचाया गया था यूएसएसआर के द्वारा कि भैया इनको सेव किया जाएगा, यातना कैंप से छुड़ाया गया था। इस वजह से 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, दुनिया को पता चले कि किसी आदमी में सनक कितनी बड़ी हो सकती है। बाय द वे हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था, कल परसों हमने एक सेशन डाला था ओपनहाइमर के बारे में। ये सारी घटनाएं आपस में इंटर रिलेट होती हैं। अगर समय मिले तो आप इस सेशन को जाकर जरूर सुनिएगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें हमने इसमें पूरी तरह से जिक्र किया है हिटलर का, यहूदियों का। कोशिश की है कि आपको यह पता चले कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हिटलर जैसा कोई आदमी, साइकिक आदमी पैदा हुआ था। असल में 1914 से लेकर 1919 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें जर्मनी हार गया था। जब जर्मनी हारा था तो जर्मनी के हारने के बाद में जर्मन्स के अंदर जो हीन भावना पैदा हुई उसके पीछे का बड़ा कारण था ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसके अंदर क्या किया गया था, जर्मन्स के ऊपर यह कहा गया था कि वो हारने की राशि जिन्होंने उन्हें हराया है उन्हें चुकाएंगे। यानी फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन्स के ऊपर यह लाद दिया कि तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ है ना वो पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो जर्मन्स में इस बात को लेकर बड़ी निराशा हुई और इसी कारण से 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जर्मनी के नाजियों ने
जर्मन्स ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के सदस्यों को ही नाजी कहा गया। एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ और उसी राजनीतिक पार्टी के अंदर अडोल्फ हिटलर था। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक हिटलर पर डेडिकेटेड सेशन भी लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको हिटलर का भी रेफरेंस पता चले कि हिटलर क्या था, कैसे सोचता था, क्या करता था। अभी मैं उस पर प्लान कर रहा हूं, जल्दी ही मैं आपके सामने एक सेशन लेकर भी आ जाऊंगा, ठीक है, ताकि इन घटनाओं को आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो हिटलर था वो 1920 में बनी जो पार्टी थी उसका नाजी का सदस्य था। जर्मन्स ने अपने अंदर जब ये तलाशा कि हम युद्ध क्यों हारे, तो उन्हें लगा कि जर्मनी के अंदर जो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं वो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, और इन लोगों ने युद्ध में हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम हार गए। और इन्होंने अपोजिशन का साथ दिया, यानी जिनसे हमारा युद्ध हो रहा है उनको इनडायरेक्टली हेल्प किया था, इसलिए हम हार गए। तो नाजियों ने हिटलर के नेतृत्व में यह मन में भाव बिठा लिया कि जो लोग हमारी हार के जिम्मेदार हैं, अगर इन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो जर्मन्स को फिर दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता। यानी एक प्रकार से नाजियों में जर्मन्स को लेकर के यह भावना पैदा कर दी गई कि जर्मन्स दुनिया की बेस्ट नस्ल हैं, और उस बेस्ट नस्ल ने और नस्लों को मिटाने के नाम पर यहूदियों को मिटाने का सोचा कि दुनिया में जहां जहां यहूदी हैं सब तरफ से मिटा दो। और जिन यहूदियों को मिटाया जाएगा, हिटलर उनका लीडर था जो यहूदियों को मिटाने के लिए गैस चैम्बर बनाकर रखा हुआ था। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था, जिस समय दुनिया में 90 लाख ही यहूदी थे, ज्यूज थे, जो कि इजराइल में पाए जाते हैं। दुनिया में उस समय पर 1939 से लेकर 45 के बीच में कुल आबादी थी 90 लाख, जिसमें से 60 लाख को मार दिया गया था। इसके ऊपर फिल्म है, ये फिल्म तो नहीं है, मतलब ये जो घटना है जिसका रेफरेंस लिया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में मेजॉरिटी 74% यहूदी रहते हैं, 18% यहां पर मुस्लिम रहते हैं। तो इसलिए इजराइल यहूदियों को लेकर के बड़ी मात्रा में रिएक्शन देता है, ठीक है। तो हुआ क्या था, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि होलोकॉस्ट की शुरुआत नाजी जर्मनी से हुई थी, धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैली थी। 1933 में यूरोप के अंदर 90 लाख के आसपास की आबादी थी। 33 में अडोल्फ हिटलर को जब चांसलर नियुक्त किया गया तो उसने होलोकॉस्ट की शुरुआत की, और उसने शुरुआत के अंदर ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, सुडेटनलैंड, इन सब पर कब्जा किया, और जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 में हमला कर दिया। अगले 2 साल में जर्मनी ने सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इटली, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया के साथ गठबंधन बनाया, जिसमें ये पूरा वर्ल्ड वॉर की कहानी है। इसके ऊपर भी एक सीरीज हम कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने होलोकॉस्ट के नाम पर लाखों लोगों को नजरबंदी कैंप में डाला। लगभग 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। दूसरे हजारों लोगों को नजरबंदी कैंप में ठंड और भुखमरी से मार दिया गया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल को अमल में लाना शुरू किया। उसने सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने का काम किया, उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने, मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए, जिसमें सबसे कुख्यात कैंप था ऑशविट्ज। तो जो फिल्म के अंदर ये जो शब्द यूज हुआ है ना ऑशविट्ज, ये क्या है, तो ये एक तरह का कंसंट्रेशन कैंप है जिसकी बारे में बात की गई है। फिल्म को अगर आप देखेंगे, वर्तमान में आप जाकर के इस जगह को देख सकते हैं। पोलैंड के अंदर स्थित ये ऑशविट्ज स्थान है। लोग आज भी जाकर इस जगह को घूमकर आते हैं, देखकर आते हैं कि क्या था जहां पर ऑशविट्ज के अंदर, पोलैंड के ऑशविट्ज के अंदर हिटलर ने अपनी हैवानियत की सारी चीजों को पार कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में यह किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। आप सोचकर देखिए कि यहां पर लोगों को बड़ी बेरहमी से रखा जाता था, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, लोगों को यह नहीं पता था कि चुन चुनकर यहूदियों को मारा जा रहा है, क्योंकि उन्हें ला करके इस तरह के गुप्त स्थान पर लाया जाता था और यहीं पर उन्हें मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। मारने के लिए गैस चैम्बर में डालकर नहाने के नाम पर उन्हें ले जाया जाता था, पेस्टिसाइड्स मंगाकर उन्हें मार दिया जाता था। ये जो घटना होती थी, इस घटना का जिक्र आज भी जब होता है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ये उस समय की पिक्चर्स हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों को बड़ी संख्या में लेकर आया जाता था मारने के लिए, यहूदियों को सेलेक्ट कर करके लाया जाता था। अच्छा, ये जानकारी पता कैसे चली, कैसे बाहर आई, ये बात अपने आप में बड़ी है। 60 लाख यहूदी जिनकी हत्या हुई थी, उनमें से 15 लाख बच्चे मारे गए थे, और ये घटना भी एक बच्चे के कारण बाहर आई। वो बच्चा कौन था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अडोल्फ हिटलर इस प्रकार से नाजियों को बढ़िया तरीके से बात करके, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से ये बताते हुए कि हमारी नस्ल सबसे बड़ी है, ये बताते हुए वो लोगों को मोटिवेट किया करता था। यहूदियों के ऊपर नंबर गोद दिए जाते थे, नजरबंदी में जब रखा जाता था तो नंबर से उन्हें ट्रीट किया जाता था। एक बच्ची है साथियों, जिसके द्वारा लिखी गई डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। ये घटना बाहर ही नहीं आती यदि ये यहूदी बच्ची अपने मरने से पहले एक डायरी ना लिखती। तो डायरी इसने कहां लिख दी और कहां मिल गई, तो दुनिया भर में जहां भी यहूदी थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था।
ये बच्ची एम्स्टर्डम में रहा करती थी, नीदरलैंड की राजधानी में, अपने पेरेंट्स के साथ। इस बच्ची का नाम था एने लिज मैरी, जिसे एनी फ्रैंक के नाम से भी जाना गया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका जन्म हुआ था, लेकिन जब जैसे जैसे नाजी जर्मनी के अंदर सत्ता में आ रहे थे, इनका परिवार घर छोड़ करके नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गया। 1940 तक पहुंचते पहुंचते नाजियों का कब्जा वहां पर भी हो गया। जब वहां पर होने लगा तो यहूदी लोगों पर ढूंढ ढूंढ कर वहां पर भी जुल्म होने लगे, अत्याचार होने लगे। जुलाई 1942 तक आते आते इस परिवार ने एनी के पिता के दफ्तर की एक इमारत में गुप्त कमरों के अंदर शरण ले ली और वहीं पर रहने लगे। करीब 2 साल बाद उनके साथ एक साथी, जो कि उसके पिता का साथी था, उसने विश्वासघात किया। एनी का पूरा परिवार गिरफ्तार हो गया। अन्य यहूदियों की तरह उन्हें भी यातना शिविर में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 7 महीने बाद एनी की टाइफॉइड की वजह से हर्बजल बेल्सन कंसंट्रेशन शिविर के अंदर मौत हो गई। उससे 1 हफ्ते पहले ही उसकी बहन की मौत हुई थी। अब ये डायरी की कहानी क्या है? असल में इस बच्ची के द्वारा पूरी घटना का, जब से 1933 में जर्मनी से निकले थे तब से लेकर जब तक मौत हुई थी, इसका जिक्र वो अपनी एक डायरी में लिखती थी। जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, वो सारी बातें वो डायरी में मेंशन करती थी। जब ये बातें मेंशन हो रही थी तो इसकी एक डायरी बनी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से, एनी फ्रैंक के नाम से। उसकी ये डायरी 1947 में जब लोगों के सामने आई कैसे? इसके पिता इस पूरी घटना में बच गए थे। बचकर जब वो एम्स्टर्डम लौटे तो उन्होंने एनी की वो डायरी देखी और उस डायरी के अंदर उन्होंने वो सारे जिक्र को ध्यान से पढ़ा जो उस बच्ची ने लिखे थे। उस डायरी के अंदर जो बातें लिखी गई थी उसका डच में भी अनुवाद 1952 में हुआ। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इस प्रकार से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये वो किताब है जिसके अंदर ये सारी चीजें विद रेफरेंस लिखी गई। उस बच्ची की किताब को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। 67 भाषाओं के अंदर यह बात ट्रांसलेट हुई और यह डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। आप सोचें कि उसने 1942 से लेकर 1944 के बीच के घटनाक्रम का पूरा जिक्र इस डायरी में लिखा और यहां पर पूरी घटनाओं में यह भी बताया गया किस प्रकार से 10 लाख यहूदी बच्चों को मारा गया होलोकॉस्ट के अंदर। बच्ची के द्वारा लिखी गई डायरी जब ट्रांसलेट होकर के पहुंची तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। लोगों को जब पहली बार ये पता चला कि होलोकॉस्ट क्या है, किस कारण से लोग मारे गए, तो लोगों के अंदर अलग ही लेवल की संवेदना व्याप्त हुई। ठीक है, गूगल ने इस विषय पर अपना डूडल भी बनाया। इवन आज भी लोग होलोकॉस्ट को इसी एनी की डायरी के कारण से याद कर पाते हैं। दुनिया में जिसने भी इस पर गलत शब्द यूज किए हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। बहुत सारे लोग होलोकॉस्ट के कंपैरिजन पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं क्योंकि आज लाखों लोग होलोकॉस्ट के बारे में इस डायरी के कारण जान पाए हैं। इवन इंडिया में भी होलोकॉस्ट के बारे में लोगों को बताया जाए, ये ऐसी मांग उठती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस घटना का रेफरेंस भी पता चला होगा। घटना के साथ साथ आपको यह भी क्यूरियोसिटी पैदा हुई होगी कि क्या थी पूरी कहानी। फिलहाल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ओपेनहाइमर पर हमने एक सेशन किया है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, अगर समय निकालकर आप देख सकें तो प्लीज उसे देखिएगा। जरूरी जानकारी